ये स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है कि ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं वो आपके पास इनेट इम्यूनिटी में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो आपके पास बाय बर्थ प्रेजेंट होती है बॉडी में, जिनमें हमारे पास हमने कहा था कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, ठीक है। और इसमें बाकी जो कंपोनेंट थे वो कौन कौन से थे? तो बाकी कंपोनेंट्स इसमें थे हमारे पास मैक्रोफेजिस, उसके अलावा हमारे पास नेचुरल किलर सेल, ठीक है जी, और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। वो सारे के सारे जो सेल थे ये सारे हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी के सेल थे। और इसमें हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी में आज एक और एडिशन हो गया है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो भी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है स्पेसिफिक प्रोटीन पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है ये हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, उनके खिलाफ हमारे पास ये ग्राम नेगेटिव, ठीक है जी, नेगेटिव बैक्टीरिया जो होंगे उनके अगेंस्ट ये डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। और फर्दर इसके बारे में जो मेन चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो प्रोटीन होती हैं ये, इनके जो हमारे पास अगर हम इनकी आइडेंटिटी देखें तो हमारे पास सी प्रोटीन होती है, ठीक है जी। C1 2 3 5 6 7, तो ये आपके पास जितनी भी सी प्रोटीन है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन होती हैं। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास जो प्रोटीन है ना वो आपके पास है C3। स्पेसिफिक सबसे ज्यादा अबंडेंट भी यही होती है, सबसे ज्यादा आपके पास C3 पाई जाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये डिफरेंट 3 टाइप्स पे हमारे पास अगर इसको हम डिवाइड करें तो फर्दर इसकी 3 डिवीजन है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल पाथवे होता है एक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड होता है अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है जी। और फर्दर आपके पास होता है लेसिथन पाथवे, ठीक है। लेक्टिन उसको बोलते हैं, लेक्टिन पाथवे। 3 हमारे पास पाथवे होते हैं। और इन तीनों का काम पता क्या है कि ये तीनों ही हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होते हैं? C3 प्रोटीन के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तीनों ने क्या करना है कि C3 को जाके एक्टिवेट करना है, ठीक है। जितनी भी हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन होंगी, जैसे कि हमने हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर हमने पढ़े थे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, तो हमने कहा था कि जब वो इनएक्टिव होते हैं तो नॉर्मली होते हैं, लेकिन जब हमारे पास उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है तो हम उनके साथ लिख देते थे ए, ठीक है जी, एक्टिवेशन के बाद। इसी तरह से हमारे पास जब भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कोई भी प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो हम उसके साथ लिख देंगे ए, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा कि ये C3 थी और इसको हमने अगर एक्टिवेट कर दिया तो इसके साथ हम लिखेंगे C3B, ठीक है। तो बी आपके पास इस चीज की प्रेजेंटेशन है कि ये जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो चुकी है, C3B। अब सारे के सारे जो पाथवे हैं वो आपके पास करते कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने एंड पे उनका जो हमारे पास अगर हम बात करें तो इन सब का मकसद ये है कि वो किसी तरह से C3B बनाना चाहते हैं, ठीक है। और जब C3 बन जाती है, C3B बन जाती है, तो C3B फर्दर आगे आपके पास क्या करती है कि C3B आगे बना देगी हमारे पास C5B, ठीक है। अब जब C5B बन गया तो C5B हमारे पास आगे बना देगा MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। तो ये जो मैंने पाथवे प्रॉपर बनाया ये तकरीबन आपके पास अगर हम इसको नट शेल में बंद करें ना तो पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो यही है। जितनी चीजें मैंने ब्लू से प्रेजेंट की हैं ये आपके पास हैं अर्ली कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये अर्ली फेज है, अर्ली फेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और जो रेड से मैंने प्रेजेंट किया है ये आपके पास है लेट फेज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है जी, लेट फेज। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे पास क्या करवा रहे हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो यहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो ये उसकी सरफेस के ऊपर जाके वहां पे जाके एडजस्ट हो जाएगा और उस बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक हो गया। तो साइटोलाइसिस प्रॉपर्टी जो होती है ना वो ये शो करता है, साइटोलाइसिस, साइटोसेल और लाइसिस का मतलब है कि उसकी ब्रेक डाउन कर दी है। तो इस तरह से ये पूरा पाथवे चलता है। अब हमने देखना है कि किस तरह से हम ये C3 बनवाते हैं, कौन कौन से ऐसे पाथवे हैं
जो कि ये काम करेंगे। अच्छा, अब ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है ना, C3b और C5b जो है वो मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में फर्दर आपके पास C6, 7, 8 और 9 ये भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती है ना वो भी इसके साथ शामिल होती हैं। तो ये C5b, C6, 7, 8, 9 ये सारे मिल के आपके पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पाथवेज। तो सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करेंगे आल्टरनेटिव पाथवे को। आल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। आल्टरनेटिव पाथवे हमारे पास काम क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास पाथवे है तो हमने क्या बनवाना है, हमने बनवाना है C3b। ठीक है। नॉर्मली आपके पास बॉडी में C3 जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है ना वो लाई कर रही होती है। ठीक है। अगर ये लाई कर रही है तो ये आपके पास होती है इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है। और आपके पास ये अगर एक्टिव हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे C3b। ठीक है। तो ये आपके पास अब हो गई एक्टिव। लेकिन इसको एक्टिव होने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए कि ये हमारे पास इसकी जो एक्टिवेशन होती है वो होती रहती है, बॉडी में होती रहती है, लेकिन ये उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। मतलब कि C3b जो थी सम हाउ 3 सेकेंड, ठीक है, या 5 सेकेंड हमने कहा राउंड अबाउट, मतलब कि इसको एक्टिवेशन फॉर्म मिली, ये इस फॉर्म में आई, लेकिन उसके बाद दोबारा से आपके पास क्या होती है कि इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, दोबारा से इनएक्टिव हो जाएगी। C3b एक्टिवेशन फॉर्म में स्टेबल नहीं रह पाती। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कि कोई बैक्टीरिया अगर हमारे पास आ गया है और उसका जो सरफेस है उसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप और अमाइन ग्रुप अटैच हैं। मतलब कि अगर आपके पास लिपोपोलीसेकेराइड मेम्ब्रेन बैक्टीरिया अगर आ चुका है तो ये C3b जो होगी वो आपके पास क्या होगा कि अगर सम हो 3 सेकेंड या 5 सेकेंड के लिए ये मतलब अलर्ट हुई थी, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, हमारा इम्यून है, हमारी आर्मी है ये। ठीक है। बार बार ये हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है ना, कि वो चेक करती है कि कोई कोई हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। तो जैसे ही ये एक्टिवेट हुई और इसको ये मिल गया लिपोपोलीसेकेराइड बैक्टीरिया, ठीक है, जिसके पास हमारे पास इसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप और अमाइन ग्रुप भी हैं। ठीक है। तो ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो C3 बनी थी ना वो आपके पास परमानेंट जो होगी वो C3b में रिटेन रह जाएगी। ठीक हो गया। तो ये स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड कर दी। जब ये आपके पास प्रॉपर स्टेबल रह जाती है तो फर्दर आपके पास इसकी स्टेबिलिटी हमने C3b जो था वो हमने बना लिया। ठीक है। तो C3b जब बन जाता है तो C3b फर्दर आपके पास क्या करेगा कि C5 को, जैसे मैंने कहा था कि C5 को जाके एक्टिवेट करवा देता है, C5 को C5b बना देगा। ठीक है। सुनते जाएं, एंड पे इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब ये जो सारा काम हुआ है ना मैं इसको एक और डायग्राम में आपके लिए इजी करता हूँ। हमने ये कहा कि हमारे पास क्या था कि हमारे पास थी C3, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, हमने इसको C3b में कन्वर्ट करवाया था। ठीक है। जब हमने इसको C3b में कन्वर्ट करवाया, ठीक है, ये नॉर्मली ये कन्वर्ट हुई, तो अब आपके पास ये स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी। लेकिन क्या हुआ कि इसको हमने स्टेबल कर लिया। ये आपके पास है अब स्टेबल। स्टेबल कैसे हुई कि इसको रास्ते में क्या था कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया मिल गया। ठीक है। ये बैक्टीरिया लिपोपोलीसेकेराइड वाला बैक्टीरिया मिला, तो ये जो C3b थी वो स्टेबल C3b में कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गया जी। यहां तक बात हमें समझ आ गई। अब फर्दर ये होता है कि हमारे पास और कंप्लीमेंट जो प्रोटीन है उनके साथ आपके पास क्या होता है कि फर्दर जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है वो भी अब क्या होंगी, मैदान में आ जाएंगी। तो ये आपके पास इस C3b के साथ एक और प्रोटीन अटैच हो जाती है। ठीक है। और उसको हम बोलते हैं बी, बी प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होती है ये भी, और इसका नाम है सिंपल बी। ठीक है। अगर ये बी है तो जब हम इसको एक्टिव एक्टिव करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, मैंने कहा कि जब भी एक्टिवेशन किसी भी प्रोटीन की होगी तो उसके साथ हम स्मॉल बी ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास स्मॉल बी की इसके साथ हमने एडिशन कर दी है। ठीक हो गया जी। तो C3b, ठीक है जी, C3b प्लस बी, ये दोनों, तो C3b और बी आपके पास ये दोनों अब कंबाइन हो चुकी हैं। इसने आपके पास क्या किया कि इसको बाइंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस बी की एक्टिवेशन एक और प्रोटीन करवाती है, डी प्रोटीन, ये भी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। ठीक है जी, उसका पार्ट होती है और ये बी को बी में कन्वर्ट करवा देती है। तो ये जो पाथवे यहाँ पे चला ना, जो आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एंड पे आपके पास यहाँ पे पता क्या बनता है, C3b, बी। मैंने क्यों लिखा ये कि हमारे पास ये पूरा मैंने
ये जो आपके पास एलिमेंट पूरा के पूरा लिख दिया C3B, और उसके बाद इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, कि BB। और ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, ये काम करेगी C3 कन्वर्टेज का, C3 कन्वर्टेज, ठीक है। तो इसका काम करेगी, तो इसका क्या मकसद है कि ये जो एंजाइम है वो बार बार आपके पास जितनी भी C3B होगी उसको दोबारा से C3B में कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक हो गया। अब हम खुद से, बॉडी खुद से थी C3 को C3B एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा रही है। क्यों करवा रही है? उसको पता चल गया कि बैक्टीरिया जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, दोबारा से वो स्टेबल होते जाएंगे, दोबारा से ये पाथवे चलेगा। तो ये जो मैंने पाथवे ड्रा किया है, ये आपके पास होता है अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक हो गया जी। अल्टरनेटिव पाथवे हमारे पास बात हो गई क्लियर, ठीक है जी। सारे पाथवे पहले हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद ना जो हमारे पास अर्ली पाथवे और टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जो टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट पाथवे मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्टरनेटिव पाथवे के बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लेक्टिन पाथवे जो होता है ना वो किस तरह से काम करता है। लेक्टिन पाथवे, ठीक है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि हमने क्या करना है, हमने C3B बनवानी है, ठीक है, किसी तरह से भी बना दें हम। तो लेक्टिन पाथवे बेसिकली हमारे पास लीवर जो होता है वो नॉर्मली मेनोज बाइंडिंग हमारे पास ये प्रोटीन जो होता है ना वो प्रोड्यूस करवाता रहता है, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ये लीवर से प्रोड्यूस होती रहती हैं। अगर ये लीवर से प्रोड्यूस होती रहती हैं हमारे पास, तो ये आपके पास नॉर्मली अगर ये प्रोड्यूस होंगी तो ये अगर अकेली हैं तो ये आपके पास स्टेबल नहीं रहेंगी, तो आपके पास इसके साथ अटैच हो जाता है MAPS, ठीक है, मेनोज एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज इंजाइम जो होता है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होती हैं, ठीक हो गया। अब मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन प्लस सीरीन प्रोटीएज, तो इसको सिर्फ इस नाम से याद रख लें, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीएज एंजाइम जो होता है ना वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। इसके साथ अटैचमेंट होगी, तो इसके साथ जब अटैचमेंट होगी तो कोई भी बैक्टीरिया अगर या कोई भी पैथोजन आ गया हमारे पास बॉडी में, ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रोब है, वायरस है, कुछ भी है, तो अगर इसकी सरफेस के ऊपर मेनोज है, मेनोज MANOSE, मेनोज आपके पास अगर है, तो ये आपके पास जो मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन प्लस प्रोटीएज है वो क्या करेगा कि इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। जब इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है तो ये अटैचमेंट फर्दर आपके पास C2 को कन्वर्ट कर देगी C2B में, और हमारे पास C4 को कन्वर्ट कर देगी C4B में, ठीक है। और जब ये काम हो जाता है हमारे पास, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट C3 को C3B में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से? वो ये कुछ होता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट C2B और C4 बनाई हमने, इसकी आपके पास कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, C2B, और हमारे पास क्या बन जाएगा, C4B। ये आपके पास इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बन गया ये, ठीक है जी। 2B या 4B भी कह सकते हैं हम, C साथ ना भी लिखें तो वैसे भी आपके पास ये C बेशक ना लिखें तो 2B 4B, तो आपके पास ये करवा देगी, सॉरी, 2B 4B, ये C3 को कन्वर्ट कर देगी C3B में। क्या चीज़? हमारे पास यही प्रोडक्ट जो है, जो कि आपके पास C2B 4B है, वो कहाँ से बनी कि वो आपके पास ये जो पैथोजन के साथ जब भी हमारे पास एंटीजन था, वो उसके सरफेस में मेनोज था, और मेनोज ने हमारे पास क्या किया, अटैच करवा लिया, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन प्लस प्रोटीएज इंजाइम का ये जो कॉम्बिनेशन था ये अटैच हुआ, और फर्दर C2B में कन्वर्ट हो गया, C4B में कन्वर्ट हो गया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से C2B 4B बना। और ये जो C2B 4B, ये आपके पास सेम एक्ट लाइक अ C3 कन्वर्टेज, तो ये सेम C3 कन्वर्टेज की तरह ही काम करेगा, ठीक हो गया। तो C3 को C3B में कन्वर्ट कर देगा। C3B हमें चाहिए थी किस चीज़ के लिए, कि ताकि हम आगे C5B बना सकें। दो पाथवे हमने पढ़ लिए हैं। आखिरी पाथवे हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे, और ये सबसे अहम है, क्लासिकल पाथवे, ठीक है जी। तो क्लासिकल पाथवे में कुछ इस तरह से होगा कि अगर हमारे पास ये कोई भी एंटीजन है, तो एंटीजन किसके साथ अटैच होगा,
एंटीजन अटैच होगा एंटीबॉडी के साथ, ठीक है जी। एंटीबॉडी का ये कौन सा हमारे पास ये साइट होती है, FAB, ठीक है जी। एंटीबॉडी अटैचमेंट फ्रेगमेंट, और दूसरा आपके पास ये FC पोर्शन होता है, ठीक है, ये FC पोर्शन होता है। कल हमने देखा था कि हमारे पास अगर हम इसको और ज्यादा विजुलाइज करें, देखें, तो हमारे पास ये जो हैवी चेन होती है ना, हैवी चेन के पास आपके पास कांस्टेंट रीजन कितने होते हैं, 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं, ठीक है, C1, उसके बाद आपके पास C2 दूसरा कांस्टेंट रीजन, और तीसरा आपके पास C3, ये तीसरा कांस्टेंट रीजन, और एक आपके पास वेरिएबल रीजन होता है हैवी चेन के पास। इसी तरह से ऊपर दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सी चेन होती है, लाइट चेन। यहां पे आपके पास ये कौन सी है, ये आपके पास है लाइट चेन। तो लाइट चेन के पास आपके पास कितने वेरिएबल रीजन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन होता है, और बाकी आपके पास एक कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था कि आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं वो आपके पास सेकंड, ये जो आपके पास हैवी चेन का सेकंड कांस्टेंट पार्ट होता है ना, तो यहां पे आके कॉम्प्लीमेंट अटैच होता है। कॉम्प्लीमेंट की अटैचमेंट जो होती है वो आपके पास सेकंड कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, ठीक हो गया जी। अब ये एंटीबॉडी थी, ये क्या किया है, कल हमने कहा था कि ये आपके पास रिकॉग्नाइज एंटीजन, इसका मेन काम होता है बी सेल्स का। तो ये एंटीजन को पकड़ के ले आई है, ये एंटीजन है आपके पास, इसके FAB जो रीजन है उसके साथ एंटीजन अटैच है, ठीक है, और ये फिर रही है कि मेरा कोई मदद करे आके कि इसको हम मारें, ठीक हो गया। तो फौरी तौर पे आपके पास क्या है कि बॉडी में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी होती हैं, तो यहां पे आपके पास इस जिसके साथ एंटीजन अटैच होगा उसके साथ C1 प्रोटीन जो होगी वो अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही C1 प्रोटीन अटैच होगी, तो C1 प्रोटीन की अटैचमेंट से फर्दर आपके पास जो ये हमने लेक्टिन पाथवे पढ़ा था ना, वो दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। मतलब कि C1 की अटैचमेंट से विद द FC पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। FC पोर्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये FC पोर्शन है, ठीक है जी। अब फर्दर आपके पास C1 क्या करवाएगा कि C2 को कन्वर्ट करवाएगा C2B में, और C4 को कन्वर्ट करवाएगा C4B में, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेगा, C2B4B, ठीक है। और जब ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो ये क्या होता है कि ये आपके पास सेम एक्ट लाइक का C3 कन्वर्टेज, और इसकी मदद से आपके पास क्या होगा कि ये कन्वर्ट कर देगा C3 को C3B में, ठीक हो गया। तो ये आपके पास होता है क्लासिकल पाथवे। दोबारा से हम इसको नट शेल में क्लोज करते हैं कि हमने क्या क्या बातें पढ़ी। हमारे पास सबसे पहले होता है कौन सा पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे। तो अल्टरनेटिव पाथवे को हमारे पास एक्टिवेट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, बैक्टीरिया की, ठीक हो गया। कोई भी हमारे पास माइक्रोब होना चाहिए। अगर हमारे पास लेक्टिन पाथवे को एक्टिवेट करवाना है तो कोई भी हमारे पास माइक्रोब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेकिन हमारे पास अगर क्लासिकल पाथवे है, तो व्हाट इज द इनिशिएशन पार्ट ऑफ द एक्टिवेशन इन द क्लासिकल पाथवे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें एंटीबॉडी चाहिए, ठीक है। एंटीबॉडी लोडेड विद द एंटीजन, दिस इज द एक्टिवेशन सिग्नल फॉर द क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन, ठीक हो गया जी। अब यहां तक जो बात हो गई है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसमें क्या क्या होता है, ठीक हो गया। तो ये तीनों पाथवे जो थे वो यही थे। यहाँ पे एक और बात है, बुक पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि जो C रिएक्टिव प्रोटीन होती है ना, जब बॉडी में इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन में आपके पास हमने पढ़ा था कि मैक्रोफेजेस जो थे वो बहुत ज्यादा हमारे पास, मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन हो जाती थी। तो मैक्रोफेजेस हमारे पास क्या करते हैं कि इंटरल्यूकन 6 हमारे पास ये मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं। हमने कहा था कि ये जो साइटोकाइंस होते हैं इंटरल्यूकन 6 मैक्रोफेजेस मेनली रिलीज करते हैं। तो इसके नतीजे में तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपके पास C रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है ना, उनकी अमाउंट को ज्यादा कर देते हैं, ठीक हो गया। तो जब बॉडी में C रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज हो जाती है ना, तो C रिएक्टिव प्रोटीन आल्सो एबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द C1 प्रोटीन फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द क्लासिकल पाथवे। तो आपके पास अगर बॉडी में C रिएक्टिव प्रोटीन की हमारे पास अमाउंट बढ़ रही है तो ये भी क्लासिकल पाथवे का एक्टिवेशन करवा सकती है, ठीक हो गया। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ये यू वर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास MCQs पूछा जा सकता है, NRE के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास जो टर्मिनल पाथ है। तो जितना अर्ली पाथ था वो हमने सारा कर लिया है। हमने बात यहां से शुरू की थी कि हमने क्या किया था कि हमने C3 को कन्वर्ट करवाना था C3
बी में, ठीक है। और C3B में कन्वर्ट करवाने के बाद हमारे पास क्या था फर्दर कि C5B बनता था, और C5B बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अब C3B को कन्वर्ट करवाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ अल्टरनेटिव पाथवे की, एक दफ़ा हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ी, जहाँ हमारे पास लैक्टिन पाथवे की, या हमारे पास क्लासिकल पाथवे। तो ये तीनों ने C3 को C3B में कन्वर्ट करवाया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो C3B होता है ना, इसको थोड़ा सा देख लें और C5B को देख लें। अब C3B जब बन जाता है ना, जैसा कि हमने कहा था कि C3 एंड C3B, तो यहां पे कौन सा एंजाइम यूटिलाइज हुआ, C3 कन्वर्टेज। अब ये जो C3B है ये अकेला नहीं बनता, बल्कि हमेशा हमेशा जब भी इनकी कन्वर्जन होती है तो साथ आपके पास हमेशा से एक और प्रोडक्ट भी निकलती है जिसको बोलते हैं C3A। हमेशा आपके पास 3A भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बी के साथ ए भी प्रोड्यूस होता है। तो ए का क्या काम है, ये आपके पास एनाफाइलैक्सिस होता है, ठीक हो गया। एनाफाइलैक्सिस का मतलब ये होगा, एनाफाइलैक्सिस के तौर पे आपके पास बॉडी में एक्ट करेगा, ठीक है जी। एलर्जिक रिएक्शन लाइक इंक्रीज द हिस्टामीन रिलीज फ्रॉम द, हिस्टामीन कहाँ से रिलीज होता था, हमने पढ़ा था कि मास्ट सेल जो है ना वो हिस्टामीन को रिलीज करवाते थे, मास्ट सेल, ठीक है। तो आपके पास C3A का ये काम है कि वो मास्ट सेल को रिलीज करवा देगा। मास्ट सेल से, मास्ट सेल जो होते हैं ना उनके अंदर हिस्टामीन पड़ी होती है ग्रेन्यूल्स में, तो वहां से हिस्टामीन को रिलीज करवा देगा। तो हिस्टामीन आगे आपके पास क्या क्या करवा सकती है, वेजोडाइलेशन करवा सकती है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा सकती है। कल हम पढ़ेंगे मेनली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1, तो बड़ी डिटेल में हम इनकी बातें करेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एनाफाइलेक्टिक के तौर पे काम करता है C3A, ठीक हो गया। और दूसरा जो C35 बनाया हमने, C3B हमारे पास ये क्या करेगा कि ये आपके पास C3 एक तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनवाना शुरू कर देगा। आगे C5B बनाएगा, सॉरी, C5B बनाएगा, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देगा। फर्दर आपके पास C3B हमने पढ़ा था कि अगर मैक्रोफेज है ना, तो मैक्रोफेज के ऊपर आपके पास क्या होते हैं कि C3B के रिसेप्टर पड़े होते हैं। कि हमारे पास क्या होता है कि अगर ये, इसके पास एबिलिटी है कि ये ऑप्सोनाइजेशन करवा देता है। ऑप्सोनाइजेशन का हमने कहा था कि ऑप्सोनाइजेशन एबिलिटी टू मार्क एनी पैथोजन फॉर द फैगोसाइटोसिस, कि अगर हमने क्या किया कि हमने इसको, इसके ऊपर निशान लगा दिया, ये कोई भी आपके पास चीज थी तो इसके ऊपर हमने निशान लगा दिया, मार्क कर दिया कि मार्क, इसको नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको मार देंगे, ठीक हो गया। तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन यही होता है कि हम किसी भी पैथोजन को मार कर देते हैं। तो C3B आपके पास एक और काम ये भी है कि ये आपके पास किसी भी पैथोजन के ऊपर आपके पास क्या करती है, अटैच हो जाती है, ठीक हो गया। C3B मैंने कहा था कि लिपोपोलीसेक्राइड के साथ ये अटैच होती है, तो लिपोपोलीसेक्राइड के साथ अगर अटैच हो जाएगी तो आपके पास उसके ऊपर मार्क हो जाएगी। और अगर आपके पास ये C3B लग गई है तो C3B के अकॉर्डिंग मैक्रोफेज के पास रिसेप्टर होते हैं जो कि आपके पास इसकी फेगोसिटिक एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हम यहां पे आके किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि C3B का सिर्फ एक काम नहीं है कि वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, एक काम ये हो गया, दूसरा काम आपके पास फेगोसिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी, और तीसरा आपके पास क्या होता है कि C3 के साथ आपके पास C3A भी निकलता है जो कि एनाफाइलैक्सिस के तौर पे बॉडी में वेजोडाइलेशन और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज करवा सकता है, ठीक हो गया जी। अब हमारा ये सारा खत्म हो गया और अब हम आएंगे C5 के ऊपर। तो C3 के बाद आपके पास C5 वाला पाथवे जो है वो शुरू हो गया। तो वो शुरू किस तरह से होता है कि आपके पास, अब हम लेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात करेंगे। तो लेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे में ये था हमारे पास C5, और C5 को कन्वर्ट किया C5B में, ठीक है। तो C5B अकेला नहीं बनता, इसको किया किसने, इसको किया C3B ने। जब C3B बन चुका था तो उसने C5 को C5B में कन्वर्ट किया। इसी के साथ हमारे पास क्या बनता है कि C5A भी बनता है, ठीक हो गया। जैसे वहां पे C3B और C3A था, इसी तरह इसी में C5B, तो C5B आगे जाएगा और ये फर्दर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को जाके प्रमोट करेगा। और C5A क्या काम करता है कि ये एनाफाइलैक्सिस एबिलिटी भी इसकी है, एनाफाइलैक्सिस
ठीक है जी, वही हिस्टामिन की रिलीज, और दूसरे नंबर पे ये आपके पास न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस करवाता है। न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्सिस के न्यूट्रोफिल्स को भी बुला लेगा कि आ जाओ भाई, यहाँ पे हमने लड़ना है अभी। ठीक हो गया। P5B फर्दर नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जो लेट पाथ है, उसका कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक पूरी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या हुआ कि हमने कहा कि यहाँ पे आके अटैच हो गया सबसे पहले C3B। ठीक हो गया। जब C3B अटैच हो गया तो इसने क्या किया कि इसने यहाँ से C5 जो था इसको कन्वर्ट कर दिया C5B के पास। ठीक हो गया, C5B में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। जब ये काम हुआ तो C5B पता क्या करेगा, एक तो न्यूट्रोफिल्स को बुला लेगा। ठीक हो गया। C5B के साथ एक और चीज़ भी बनी ना, C5A भी बना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्लड सर्कुलेशन है तो ब्लड सर्कुलेशन में जितने भी न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स को बुला लिया जाएगा यहाँ पे, आजो भाई। ठीक है, और दूसरे नंबर पे C5 के साथ फर्दर आपके पास और भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती हैं वो आ जाती हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास, C6। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास C7, उसके अलावा हमारे पास C8, और उसके अलावा हमारे पास C9। ठीक हो गया। तो ये बी में कन्वर्ट नहीं होती, इनको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। और फर्दर साथ इसके मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि ब्लू से C5B। ठीक है, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में एक जो है वो बी की कंडीशन में है, बाकी सारे सिंपल हैं। तो ये जो पूरे का पूरा ये जो कॉम्प्लीमेंट एग्रीगेशन हो जाती है यहाँ पे प्रोटीन्स की, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। और ये आपके पास ये जो बैक्टीरिया था, इसको अब क्या करने लगे हैं, खाने लगे हैं मिलके सारे। ठीक हो गया जी। तो ये सारा काम होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो बातें रह गई हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया है कि जो जो था सारी बातें हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, डिसऑर्डर्स है ना, वो हम उनको डिस्कस करते हैं। डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले हमारे पास बॉडी में ना इस कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होती है। ठीक हो गया। हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसके अगेंस्ट CD55, ठीक है, और CD59। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं कि एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे बॉडी में लाई कर रही होती हैं ये प्रोटीन्स। ठीक है, और अगेंस्ट क्या है कि ये किसके अगेंस्ट हैं, ये अगेंस्ट हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अगेंस्ट हैं। ठीक है, कि अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, जैसे कि यहां पे हम एक रेड ब्लड सेल बनाते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल के पास अब क्या है, यहाँ पे आपके पास CD55। ठीक है जी, यहाँ पे CD59, फिर CD55। तो ये क्या है कि अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ रहा है, MAC आ रहा है, तो ये रेजिस्ट करेगा। ठीक हो गया, कि उसको आने नहीं देगा। अब होता कुछ इस तरह से, हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरोक्सिमल, तो पेरोक्सिमल का मतलब होता है एपिसोडिक। ठीक है जी, और नॉक्टर्नल का मतलब होता है हमारे पास ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, नॉक्टर्नल ड्यूरिंग नाइट टाइम, प्रोक्सिमल एपिसोडिक ड्यूरिंग नाइट। और हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब ये होता है कि आपके यूरिन में, सॉरी आपके नहीं, पेशेंट के यूरिन में क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन आ रही है। तो अगर किसी पेशेंट को एपिसोडिकली वक्फे वक्फे से रात में उसके यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रही है, उसको डार्क यूरिन आ रहा है, तो ये कंडीशन होती है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, तो इसमें होता कुछ इस तरह कि ये जो आपके पास CD55 और CD59 जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, वो आपके पास नहीं होती। ठीक है, होती क्यों नहीं है, कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये जो आपके पास जीन होती है ना, जो स्पेसिफिकली GPI, ये जो प्रोडक्ट होती है ना, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये क्या प्रोडक्ट होती है आपके पास, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल। बेसिकली ये GPI है। ठीक है, तो GPI आपके पास क्या करती है कि एज अ लिम्स का काम करती है, और इसके साथ GPI, दरमियान में GPI है, और GPI बाउंड करती है आपके पास CD55 को, CD59 को। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि CD55 और CD59 की अटैचमेंट के लिए हमारे पास ये जो प्रोटीन है इसकी जरूरत होती है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल, GPI इसको कहते हैं। अगर किसी बंदे की बॉडी में ये आपके पास जीन्स की म्यूटेशन है, ठीक हो गया, तो PIGA जीन की म्यूटेशन है, तो GPI नहीं बनेगा, तो जिसके नतीजे में आपके पास ये जो ये प्रोटीन्स हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, वो क्या करेंगी, वो आपके पास लाई नहीं कर पाएंगी। दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा विजुलाइज एक इमेज बन जाए कि ये रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल में जगह जगह पे हमारे पास क्या है कि ये GPI पड़े हुए हैं।
यहाँ पे जीपीआई पड़ा हुआ है, यहाँ पे जीपीआई पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ किसने आके अटैच होना है, इसके साथ प्रोटीन ने आके अटैच होते होना है, क्या नाम है उसका, CD55, ठीक है, इसके साथ CD59, ठीक है। तो ये सारा काम हो रहा होता है। लेकिन अब अगर हमारे पास यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये उड़ गई, ठीक हो गया। तो अगर ये नहीं है तो हमारे पास ये CD55 CD59 ये अटैच नहीं हो पाएगी, और जब भी कॉम्प्लीमेंट हमारी अपनी बॉडी के सेल्स को अटैक करेगा तो वो मारना शुरू कर देगा। तो इस वजह से हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। हमने हीमाटोलॉजी में बड़ी डिटेल में ये बात पढ़ी थी। अब दोबारा से ये बात है कि मैंने आपको बता दी है, लेकिन मेन इसमें चीज़ें आपको जो देखने को मिलेंगी, इसकी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कि हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि अगर रेड ब्लड सेल की क्या हो रही है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसको मार रहा है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्यों मार रहा है इसको, कि रात की क्या बात है, तो रात को इस वजह से होगा कि अगर यहाँ पे कोई हमारे पास ये एक एक मेल पेशेंट है, ठीक है, और ये सो गया है, इसको नींद आ गई है। जब इसको नींद आई है तो इसकी जो रेस्पिरेशन है, ठीक है जी, वो आपके पास डिक्रीज होगी। जाहिर बात है, जब बंदा स्लीपिंग पे जाता है तो हमारे पास मेडुला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो भी उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो जब बॉडी में हमारे पास रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हुआ, ये आराम से सो रहा है बंदा, ठीक हो गया, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मेरी बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से मेरे पास GP1 नहीं है। जब ये सो गया तो ये आपके पास क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो आपके पास हमने बाहर निकालनी होती है, और अंदर क्या लेके जाना होता है हमने, ऑक्सीजन को। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा होता है। जब रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो गया तो सही से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पा रहा, ठीक हो गया। जब बाहर नहीं निकाल पा रहा तो बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एसिडिक in नेचर होती है। तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये आपके पास एज अ स्वीट डिश का काम करता है कॉम्प्लीमेंट, कि एसिडिक इन्वायरमेंट में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और रात को बंदा सोया पड़ा है, उसकी बॉडी में एसिडिक पीएच हो चुकी है, तो ये रेड ब्लड सेल को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मारना शुरू कर देगा, और उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो रेड ब्लड सेल की जो लाइसिस है वो होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। अब जब लाइसिस होती है तो आपके पास इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है, इंट्रावेस्कुलर, ठीक है। और एक्स्ट्रा वेस्कुलर हमने क्या कहा था, किधर होती है, जाके स्प्लीन में। तो ये आपके पास ब्लड वेसल्स के अंदर ही टूट रहे हैं। तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ही रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये जितने भी रेड ब्लड सेल हैं जो आपके पास यहाँ पे टूट रहे हैं, ठीक है, तो अब इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है जी। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब बाहर निकलेगी तो पेशेंट को क्या होगा, हमारे पास जब हीमोग्लोबिन बाहर आएगी तो हीमोग्लोबिन यूरिया होगा ना यार, हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। पहले यूरिया नहीं होगा, पहले ईमिया होगा ना, पहले ब्लड में आएगी, वही बात है। तो वो भी बात कर लेते हैं कि हमारे पास जब हमारे पास ये हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल से निकल के ब्लड में आ रही है तो हीमोग्लोबिनीमिया, ग्लोबिन ईमिया, ईमिया जो सफिक्स है ना, ईमिया, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। अगर हीमोग्लोबिन ब्लड में बढ़ रही है तो हीमोग्लोबिन ईमिया, अगर आपके पास यूरिन में बढ़ रही है तो हीमोग्लोबिन यूरिया। तो आपके पास हीमोग्लोबिन ईमिया होगा तो हीमोग्लोबिन जो होती है ना वो आपके पास ये इसकी कोआगुलेशन, आपके पास कोएगुलेटरी नेचर होता है, ठीक है, कि ये आपके पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन बना सकती है, कि थ्रोम्बस बन सकता है इसकी वजह से कि ये आपके पास कोआगुलेशन करवा देगी। और इसके अलावा आपके पास जब यही हीमोग्लोबिन किडनी के पास जाएगी तो किडनी में आपके पास पहले आपके पास क्या होता है कि रीनल सेल्स, PCT के सेल्स जो होते हैं वो आपके पास इसको सक करते हैं इसको, फिर उसके बाद आयरन भी होता है ना, हीम भी है, तो वो आपके पास ऑक्सीडाइज होगी, सेल्स जो डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन होने के बाद आपके पास कास्ट भी मिलेंगे और हीमोग्लोबिन भी आना शुरू हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, मतलब कि रीनल फेलियर भी करवा सकती है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास कोagulation करवा देगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक हो गया। और आपके पास हीमोग्लोबिन जो होती है ना, इसकी एक और एबिलिटी है कि ये फ्री नहीं रहती, ये कहती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाओ, मैं आपके साथ मिलना चाहती हूँ, ठीक हो गया। तो हीमोग्लोबिन आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगी, और जब आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री नहीं रहेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका क्या काम होता है कि ये मसल्स को रिलैक्सेशन करवाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से आपके पास जो मसल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्टिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। डिस्फेजिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास
पेरिपिज्म की कंडीशन जो है वो भी देखने को मिलती है। तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ रिलेटेड था, दोबारा से मैंने सारा रिवाइज कर दिया। और ये जो बातें होती है ना, ये जो इसको ये कंडीशन होगी, ये कभी कभी रात को इसको पेन होना, मतलब सिनेरियो इस तरह आएगा एमसीक्यू उसका, कि एक पेशेंट है, उस वो आपके पास सुबह उठता है तो उसका जो यूरिन है वो डार्क है, ठीक हो गया। उसकी रात प्रॉपर बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन होती रही है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से, और उसका जब हम उसका सीबीसी पे वो देंगे आपको, कि आपके पास जो उसकी जो सीबीसी होगी ना, उस पे रेटिकुलोसाइट काउंट जो होगा वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि रेड ब्लड सेल की हीमोलाइसिस हो रही है। तो ये इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेन क्या था, मेन हम कहाँ से कहाँ निकल आए, कि जो CD55 और 59 प्रोटीन होती है ना, ये आपके पास एंकर प्रॉपर नहीं हो रही होती, क्योंकि GP1 जो होता है उसकी म्यूटेशन होती है। और दूसरा ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बात ये है कि अगर किसी बंदे की बॉडी में C1, ठीक है, C1 इनहिबिटर, इनहिबिटर, ठीक है, और इसको ईस्ट्रेज भी कहा जाता है, C1 ईस्ट्रेज, इसकी डेफिशिएंसी है। अब इसकी डेफिशिएंसी, ये क्या बात है कि ये हुआ कहाँ से आ गया यकदम C5, तो C1 कहाँ से आ गया? तो आपके पास जब मैंने कहा था ना कि हमारे पास एंटीबॉडी के साथ जब ये C1 कॉम्प्लीमेंट अटैच होता है ना, तो ये आपके पास सिंगल नहीं होता, बल्कि C1 जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स में होता है। C1 का मॉलिक्यूल जो होता है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स में पड़ा होता है। तो उसके ऊपर आपके पास क्या क्या होते हैं कि CQRS, ठीक है, और उसके अलावा ईस्ट्रेज, ये इतने आपके पास कंपोनेंट जो होते हैं ना वो C1 मॉलिक्यूल के पास होते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे आपके पास CQR और S जो हैं, ये तो एक्टिवेशन में हेल्पफुल होते हैं कि फर्दर आपके पास C2 को C2b में, C4 को C4b में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये जो ईस्ट्रेज होता है ना, ये आपके पास इनहिबिटर के तौर पे काम करता है कि भाई अब क्लासिकल पाथवे को कोई चीज रोकने वाली भी तो हो ना, अगर कभी हमने इसको रोकना है तो हम इसको रोक भी सकें। तो इसी तरह से हमारे पास जो C1 ईस्ट्रेज है, ये C1 इनहिबिटर हम कह सकते हैं। इसका नॉर्मल एक्शन क्या है, कि नॉर्मल एक्शन यही है कि आपके पास पहले आपके पास क्या होगा कि ये C1 है, ठीक है, और ये क्या है कि इनएक्टिव है, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि इसको एक्टिवेट करवा दिया जाएगा, C1 एक्टिवेट, C1 एक्टिवेट किया, कैसे करवाया हमने हमने इसको एंटीबॉडी के साथ मतलब अटैच हो गया था। अच्छा, वो सारी बातें अब हम इसी को डिस्कस करते हैं। अब ये जो आपके पास C1 इनएक्टिव था फिर एक्टिवेट हो गया, अगर एक्टिवेट हो गया तो फर्दर आपके पास क्या करेगा कि C4 को C4b में कन्वर्ट करेगा, वो बातें जो थी। फिर आ गया आपके पास, अब इसी के साथ अगर ये आपके पास बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर तो बॉडी में ये प्रेजेंट है तो आपके पास क्या करवाएगा कि इसको इनहिबिट कर देगा, नॉर्मली इसको इनहिबिट कर देता है कि भाई बस C1 की जरूरत नहीं है। अगर ये इसकी डेफिशिएंसी है तो ये पाथवे इनहिबिट नहीं होगा। अगर ये पाथवे इनहिबिट नहीं होगा तो आपके पास क्या हो सकता है, एंजियो अडीमा, ठीक हो गया। क्यों होगा? क्योंकि C1 जो होगा वो तो काम करेगा ना अपना, ठीक है। अगर ये पाथवे नहीं रुक रहा तो बार बार C1 बनेगा, अगर बार बार C1 बन रहा है तो आगे C3 बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, और C3 अगर बनाएगा तो साथ C3A बनेगा ना। अगर C3B बन रहा है तो आपके पास C5A भी बनेगा। तो ये दोनों आपके पास क्या करवाते हैं ना, फाइलेक्टिक एक्टिविटी इनकी, आपके पास वेजो डाइलेशन और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि पेशेंट को एंजियोअडीमा हो जाएगा, एंजियोअडीमा, ठीक है, कि इसकी जो आईज होंगी वो बहुत ज्यादा स्वेल मिलेंगी, और पेशेंट जो होगा वो जब सांस लेगा तो विजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया। तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे कोरिलेट ऐसे करना है आपने, ये हमें एक बात तो पता चल गई, ठीक हो गया। ये जो मैंने पाथवे लिखा है, हमारे पास एक और पाथवे होता है काइनिनोजेन पाथवे। काइनिनोजेन पाथवे हमने हीमाटोलॉजी में भी पढ़ा था। उसमें ये होता है कि आपके पास काइनिनोजेन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके पास ब्रेडिकाइनिन में, ब्रेडिकाइनिन में, ठीक हो गया। और इसको कन्वर्ट कौन करता है? हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कैलिकाइरिन, कैलिकाइरिन, ठीक है। तो आपके पास ये जो C1 इनहिबिटर है ना, इसकी ये भी हमारे पास क्या है, अफिनिटी है कि ये इसको भी इनहिबिट करता है, ये ब्रेडिकाइनिन को भी नहीं बनने देता। तो C1 इनहिबिटर जब जब होगा तो ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, और ब्रेडिकाइनिन का भी सेम काम है। ब्रेडिकाइनिन जब जब बनेगा तो सेम कॉमन पाथवे आगे एंजियोडीमा हो सकता है, क्योंकि आपके पास पेप्टाइड है जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ज्यादा होती है, वेजोडाइलेशन करवाती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास किसी बंदे की बॉडी में अगर C1 कॉम्प्लेक्स में जो C1 इनहिबिटर है,
C1 ईस्ट्रेज आपके पास जो प्रोटीन है, इंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो इस ये जो बंदा होगा वो प्रेजेंट करेगा हेरिडिटी एंजियोएडिमा के साथ। लेकिन लेकिन दूसरी ये बात है कि इस बंदे को अर्टिकारिया नहीं होगा। अर्टिकारिया क्या होता है, आपके पास एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, अर्टिकेरिया। ठीक है, हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको और ज्यादा ये समझ आ जाएगी। मतलब कि अगर किसी बंदे को ये कंडीशन है तो उसमें आपके पास वीजिंग साउंड आपको सुनने को मिलेगी, लंग्स की वेजोडाइलेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, स्वेलिंग मिलेगी, लेकिन उसकी जो स्किन की फाइंडिंग है वो नहीं मिलेगी, स्किन रैश उसमें नहीं होंगे। अब इसके साथ ये तो हमने बात पढ़ ली। अगर कोई बंदा साथ एस इनहिबिटर्स ले रहा है, तो एस इनहिबिटर्स का क्या काम है, एस इनहिबिटर्स ले रहा है तो उस कंडीशन को और ज्यादा वर्स कर देंगे। किस तरह से कर देंगे कि जो ब्रेडिकाइनिन होता है ना, ब्रेडिकाइनिन फर्दर आपके पास इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बेशक आपके पास ये काम करवा रहा है, लेकिन ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में इसकी कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है जी। अब अगर हमारे पास, अगर कोई बंदा जो है वो एस, अब ये जो एस है, एस क्या करता है कि ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज द एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर कोई बंदा इनहिबिटर ले रहा है, एस इनहिबिटर्स, तो हम यहाँ पे आई एस ये रेड से लिख देते हैं कि एस इनहिबिटर्स अगर ले रहा है, ठीक हो गया, प्रिल वाले, कैप्टोप्रिल, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो पाथवे होगा वो रुक जाएगा। अगर ये रुक जाएगा तो एस इनहिबिटर्स ब्रेडिकाइनिन को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, और ब्रेडिकाइनिन और ज्यादा आपके पास एंजियोडीमा को बर्स्ट करेगी। तो एस इनहिबिटर ऐसे पेशेंट में जो है वो आपके पास क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर किसी बंदे की बॉडी में C1 ईस्टेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी है तो ऐसे बंदे को एस इनहिबिटर नहीं देने। एस होता क्या, मतलब कि आपके पास ये जो किडनी है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल से आपके पास क्या होता है कि रीनिन रिलीज होता है, तो रीनिन आपके पास लीवर के पास जाता है, तो लीवर आपके पास एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, और रीनिन पता क्या करता है कि इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करवा देगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, और फर्दर आपके पास ये जो लीवर होता है, लीवर से आपके पास रिलीज होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एक तो इसका ये काम होता है एस का, और दूसरा इसका ये क्या काम है कि ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में क्या करता है कि उसमें कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में। अगर हमने इसको ही इनहिबिट कर दिया, हमारे पास कोई भी हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो हम एज अ यूज करते हैं हमारे पास एस इनहिबिटर। तो जब हमने इसको बंद कर दिया तो आपके पास यहाँ पे हाइपरटेंशन तो ठीक हो रही है, लेकिन आपके पास ब्रेडिकार्डिया जो ब्रेडिकाइनिन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ड्राई कफ भी की साथ भी सिम्टम्स भी इसके साथ ड्राई कफ भी पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करता है। ये तो नॉर्मल एस इनहिबिटर का साइड इफेक्ट है, लेकिन इस कंडीशन में अगर कोई बंदा जो है वो C1 ईस्टेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी के साथ है तो उसमें आपके पास एंजियोडीमा को और ज्यादा वर्स कर देगी, उसको एस इनहिबिटर नहीं देने आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो बात रहेगी है वो अर्ली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की और लेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। अर्ली कॉम्प्लीमेंट में आपके पास टिल टिल C3B तक है, ये जितना भी अर्ली कॉम्प्लीमेंट है ना वो आपके पास टिल C3B है, और C5B से लेके आपके पास C9 तक जो है वो आपके पास क्या है, लेट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाद वाला है। तो अगर किसी बंदे को अर्ली कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या होगा कि उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास C3B एक तो फेगोसिटिक एक्टिविटी को इन्हांस करती है, फेगोसिटिक एक्टिविटी। C3B आपके पास क्या होता है कि ये मैक्रोफेजिस के ऊपर भी जाके अटैच हो जाती है ना, तो फेगोसाइटोसिस नहीं होगी, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसके साथ साथ हमारे पास अगर फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं हो रही तो अगर बॉडी में इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है, सॉरी सॉरी, FAB के साथ अटैच होता है, इधर नहीं अटैच कर देना एंटीबॉडी, यहाँ पे अटैच होता है FAB के साथ। तो आपके पास ये जो प्रॉपर है ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, AB और एंटीजन। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना ये सर्कुलेशन में फिर रहे होते हैं और ये कहीं भी टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास हम पढ़ेंगे नेफ्राइटिस, नेफ्रिटिक सिंड्रोम में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ब्रेनो प्रोलिफरेटिव। तो बात करने का मकसद ये है, अगर किसी बंदे की बॉडी में C3B की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ना, इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इनको क्या करेंगे, क्लियर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर C3B जाके अटैच नहीं होगी और इसको आपके पास मैक्रोफेजेस नहीं खाएंगे, तो उसकी बंदे की बॉडी में हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज हमारे पास नेफ्रिटिक सिंड्रोम का जो रिस्क होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और हाई यील्ड MCQs ये है कि अगर किसी बंदे की बॉडी में C5 to C9 कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी है तो नजीरिया मेनिंजिटाइटिस। ठीक है जी, इसका रिस्क जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये बात आपने याद करनी है।
हमेशा से। कैसे सिनेरियो क्या आएगा कि वो कहेगा कि पेशेंट को पटीक है, आपके पास नजीरिया मेनिंजाइटिस और क्या करवा देता है, वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम, ठीक है। तो पेशेंट जो होगा वो पटीकिया के साथ प्रेजेंट करेगा, इसके अलावा मेनिंजाइटिस भी काज करवा देगा। अगर वो पेशेंट के सीएसएफ का एनालिसिस कर रहे हैं तो सीएसएफ पे आपके पास ग्लूकोज कम है, डिक्रीज ग्लूकोज है, प्रोटीन का लेवल ज्यादा है, ठीक हो गया, साथ उसको पेटिकिया मिल रहा है, ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट हमारे पास ये होगा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि उसका जो फीवर है, मतलब टेम्परेचर जो होगा वो 104 104 के करीब टेम्परेचर है। ये सारी कंडीशन वो कहेगा, ठीक हो गया। ये नहीं बताएगा कि C1 C9 की डेफिशिएंसी है। नीचे ऑप्शन में वो कहेगा कि इस बंदे को C3B की डेफिशिएंसी है, ठीक हो गया, C5 की है, ठीक हो गया, या पूरा C5 to C9 की है। तो आपने टिक करना होगा। आप कैसे टिक कर पाओगे, क्योंकि दो तीन हिंट्स हैं। जब आप कंफर्म कर लोगे ना कि यहां से आपने ये डायग्नोज कर लिया कि ये वाकई नजीरिया मेनिंजाइटिस है, तो फिर आप C5 C9 को टिक कर सकते हो, क्योंकि पटीकिया इसी में मिलते हैं। उसके अलावा हमारे पास मेनिंजाइटिस इसी में स्पेसिफिक, ये दोनों क्लिनिकल साइंस जो इसी में मिलते हैं। साथ टेम्परेचर है हमारे पास, तो इन्फेक्शन का रिस्क भी इंक्रीज हुआ है, ठीक हो गया। तो साथ व्हाइट ब्लड सेल जो होंगे वो इंक्रीज मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो ये सारी कंडीशन जो होगी वो C5। तो टर्मिनल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की अगर डेफिशिएंसी है तो इसके नतीजे में आपको नजीरिया मेनिंजाइटिस का रिकरेंट इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक हो गया जी।